हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले आप अगर इसी चैप्टर का अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसे देखें, उसके बाद ये अगला वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। हम लोग देखे थे कि मेंडल जो साहब हैं वो दो नियम दिए थे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं और समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता, प्रभाविता का नियम क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मीन्स लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों द्वारा होते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, कारक जोड़ों में होते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द डोमिनेंट्स ऑफ द अदर रिसेसिव। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होगा। एक कारक दूसरे पर प्रभावी होगा, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं जिसको हम लोग देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इसको भी हम बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए दूसरे नियम की तरफ हम लोग चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation। अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। F1 जनरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। कहने का मतलब F1 जनरेशन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो पेरेंट्स से अलग होंगे। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मीन्स हर बार हम लोग देखे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग देखे थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही आ रहा था। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा था, तो इसमें हम लोग कैपिटल टी डोमिनेंट के आधार पे हम लोग इस प्लांट को टॉल कहे थे। ठीक इसी प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बात से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें डोमिनेंस इनकम्प्लीट है, मीन्स पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये कैपिटल आर और कैपिटल आर रेड का डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल आर और स्मॉल आर वाइट रिसेसिव का कैरेक्टर है। इसके गैमिट आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हमें एक नया कलर का पौधा मिलता है जो कि पिंक है। तो इसमें एक नया कलर आ गया, ना रेड आया ना वाइट आया, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर भी नहीं आया और रिसेसिव कैरेक्टर भी नहीं आया। तो ये एक नया कैरेक्टर आ गया, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसका एग्जांपल मिराबिलिस चलापा, जिसका कॉमनली हम लोग जानते हैं 4 o'clock के नाम से, एंटायरियनियम मेजस, स्नैप ड्रैगन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग को डोमिनेंस को भी हम लोग देखेंगे। तो को डोमिनेंस का हिंदी होता है सह प्रभाविता। को बात से ही स्पष्ट है, दोनों का जिसमें गुण दिखे उसे ही को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, मीन्स डोमिनेंट का भी कैरेक्टर दिखे और रिसेसिव का भी कैरेक्टर दिखे
दोनों अगर साथ में कैरेक्टर दिखे तो उसे ही हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे ये रेड है, हम लोग इसको देखते हैं, ये रेड है और ये ब्लैक है। ये दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है इसमें रेड और ब्लैक आधा आधा मीन्स दोनों का कैरेक्टर दिख रहा है, इसी को हम लोग सह प्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया और कोट कलर इन कैटल। ठीक है दोस्तों, कोट कलर इन कैटल मीन्स मवेशी के ऊपर जो धब्बा रहता है उसका। तो हम लोग एक नए टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं मल्टीपल एलील। इसको हिंदी में बहु अलील भी कहते हैं, बहु अलील होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन्स। एक ही जीन में 2 से अधिक जब फॉर्म दिखे तो हम लोग इसको कह सकते हैं मल्टीपल एलील। मीन्स 2 से अधिक अगर एलील दिखे, 2 से अधिक अगर एलील दिखे तो हम लोग कह सकते हैं उसे मल्टीपल एलील। जैसे हम लोग देखेंगे आगे, दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ क्रोमोजोम। एक ही क्रोमोजोम में ये 2 से अधिक कैरेक्टर को दिखा रहा है तो हम लोग उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग AB और ब्लड ग्रुप में देखेंगे कि 3 एलील इसमें दिख रहा है, A, B और O। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, 2 जीनों की वंशागति। तो इसमें हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन मेंडल का ही किया हुआ था, जिसमें केवल और केवल एक कैरेक्टर को लिया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा दोस्तों स्टेम हाइट, जिसमें टॉल कैपिटल T और स्मॉल t लिया गया था, जिसमें टॉल प्योर टॉल था और ये ड्वार्फ, ये डोमिनेंट वाला, ये रिसेसिव वाला। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स मीन्स इसमें से 2 जीन को लिया गया है तो उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी होंगे, मीन्स 2 2 4 होंगे। कहने का मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सीड शेप हो गया, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है दोस्तों, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो और ग्रीन। इसको हम लोग देखते हैं, राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y और कैपिटल Y, रिंकल्ड के लिए स्मॉल r और ग्रीन के लिए स्मॉल y और स्मॉल y। इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y, और इसके जो मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर के जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल r और स्मॉल y। ये दोनों का क्रॉस जब हम लोग कराते हैं तो ये देखते हैं F1 जनरेशन में हमें कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y देखने के लिए मिलता है। तो F1 जनरेशन में हमें ये कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस किया जाए, इसके जो गैमीट होंगे ये 4 प्रकार के गैमीट होंगे, एक कैपिटल R और कैपिटल Y, एक स्मॉल r कैपिटल Y, एक कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r और स्मॉल y। इसी प्रकार से ये गैमीट और ये आपस में सेल्फ क्रॉस अगर करते हैं तो हमें F2 जनरेशन में बहुत सारे पौधे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 16 पौधों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इसका फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस का, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात किया जाए तो 1:2, 2:2, 2:4, 4:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। इसे हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए 122, 412
और 121 याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डबल डायहाइब्रिड क्रॉस के ही दौरान मेंडल एक और नियम दिए थे जिसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है। The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। कहने का मतलब यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि किसी भी अगर कैरेक्टर को लिया जाता है तो वो अपना अपना जो ट्रेट्स है वो अपना देने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, मीन्स अपना लक्षण एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह नियम मेंडल साहब ने दिया है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को, जिसमें से क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles called क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोजोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह नियम सटन एंड बोवेरी ने दिया। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और देखते हैं लिंकेज को। तो उसमें हम लोग देखेंगे मॉर्गन वर्कड विथ द टीनी फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी पे, क्या नाम था उसका, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ठीक है दोस्तों, तो उस पर ये अध्ययन किए और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोगों के बीच दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं लिंकेज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला पे काम किया और यह लिंकेज जो है कौन दिए, टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इट इज़ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पर फिजिकल एसोसिएशन जो हो रहा है जीन्स का, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। हम लोग देखते हैं अगर दो प्रकार के ट्रेट्स अगर लिए गए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होता है, जिसमें से चारों प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। लेकिन लिंकेज में हम लोग देखते हैं कि ओनली 2 गैमेट्स बन रहा है, कैपिटल ए और बी और स्मॉल ए और बी। ठीक है दोस्तों, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉसिंग ओवर्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स अगर निकालने की बात आती है तो एन बराबर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, पी की बात किया जाए तो 2n 14, तो एन कितना हो गया 7, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए 7। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंकेज यानी सेक्स लिंकेज, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आई कलर इन ड्रोसोफिला। हम लोग आगे देखेंगे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को। अगर टाइप ऑफ फिनोटाइप पूछा जाए तो 2 द पावर n। ठीक है, टाइप ऑफ जीनोटाइप अगर पूछा जाए 3 टू द पावर n और टाइप ऑफ गैमेट पूछा जाए 2 द पावर n। ये हेट्रोजाइगस पेयर्स होता है
एन। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? बहुजीनी वंशागति क्या है? बहुजीनी वंशागति को हम लोग देखते हैं when one character is controlled by more than one genes। कहने का मतलब एक कैरेक्टर को अगर एक से अधिक जीन अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस तरह के जो वंशागति होंगे वो बहुजीनी वंशागति कहलाएंगे। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन का स्किन कलर, वेट, हाइट और आई कलर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ठीक उल्टा प्लियोट्रॉफी है, जिसे हम बहु प्रभाविता कहते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं जीन व्हिच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। कहने का मतलब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और जबकि बहुजीनी में हम लोग देखे थे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक जीन मौजूद थे। ठीक है, तो हम लोग प्लियोट्रॉपी में देखेंगे उसका एग्जाम्पल फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग इसको बड़ी ही उत्सुकता के साथ हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो हम लोग जो होते हैं उसमें डबल एक्स फीमेल का होता है और एक्स वाई मेल का होता है, ये ह्यूमंस के लिए। डबल एक्स फीमेल के लिए होता है और एक्स ओ मेल के लिए होता है, ये ग्रास हॉपर के लिए। और डबल जेड मेल के होता है और जेड डब्ल्यू फीमेल के लिए होता है, ये बर्ड्स के लिए। ये सारे सेक्स क्रोमोजोम हैं। ह्यूमन के क्रोमोजोम में हम लोग देखेंगे मानव का जो क्रोमोजोम होता है वो 23 पेयर्स यानी 46 की संख्या में होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स यानी 44 जो होते हैं वे ऑटोजोम्स कहलाते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं। 2 में अगर डबल एक्स रहा तो उसको हम लोग फीमेल कहेंगे और एक्स वाई मेल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो एक बात याद आती है इसी पर कि हमारे समाज में ये कहा जाता है कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, लड़की क्यों हुआ। तो इसमें बहुत सारे मीथ होते हैं जिसके कारण महिला को बहुत सारी बात भुगतना पड़ता है, जिसमें से हम लोग इस मीथ को तोड़ करके हम लोग समझते हैं इसको और देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि 44 या लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसमें से क्रोमोजोम की संख्या ऑटोजोम की संख्या, कहने का मतलब ऑटोजोम की संख्या इक्वल रहेगी मेल हो या फीमेल हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर फीमेल का जो डबल एक्स है, फीमेल सेक्स क्रोमोजोम जो है, अगर वो मेल के एक्स क्रोमोजोम से अगर वो मिलता है तो वो फीमेल यानी लड़की पैदा होगी, यानी डबल एक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेल का एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं जैसे फीमेल सेक्स क्रोमोजोम जो डबल एक्स है, इसका अगर क्रॉस मेल सेक्स क्रोमोजोम के वाई से अगर इसका क्रॉस होता है तो ये एक नया जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का होता है, ये एक्स वाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस बात से समझ चुके हैं कि
जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, मीन्स मानव में बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है वो लड़कों पे डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मीन्स मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये ओवम हुआ, ओवम जब बनना स्टार्ट हो गया, ओवम से हम लोग देखते हैं कि क्या और किस तरह से होता है, तो मधुमक्खी का लिंग निर्धारण कंप्लीट होता है। ओवम अगर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो वो ड्रोन और मेल होता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है। ये जो फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर है से ड्रोन बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक टर्म आता है पार्थेनोजेनेसिस, उसमें आप लोग देख लेंगे, उसका भी वीडियो बना दिया गया है, आप उस चैप्टर को देख लेंगे और पार्थेनोजेनेसिस को समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स ओवम है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो ये ड्रोन बन गया और मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया। ठीक उसी प्रकार से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है, ये फीमेल 2n की संख्या में हो जाएगी, यानी डिप्लॉयड हो जाएगी। अगर फिड्स, अगर ये खाता है, अगर बी ब्रीड को खाता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें इसको ध्यान देने वाली बात है, अगर ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर ये फीमेल बी ब्रीड को अगर खा लेती हैं तो ये वर्कर में चेंज होकर के ये स्टेराइल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर यही फीमेल अगर रॉयल जेली को अगर खा लेती है तो ये क्वीन हो जाएगी, जो कि फर्टाइल करने के लिए तैयार रहेगी, ये फिर से ओवम को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तब तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन उसमें अगर बी ब्रीड को खाया तब तो स्टेराइल हो गया, अगर रॉयल जेली को खा लिया तब ये फिर से ओवम बनाने के लिए काबिल हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो मेल गैमेट के रूप में तैयार रहेगा। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण बहुत ही यूनिक तरीका से होता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग।